गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज। तो आप में से भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे और मैं भी कंफ्यूज हुई थी स्टार्टिंग में, बिकॉज अर्नब का स्पीच बिल्कुल क्लियर था स्टार्टिंग में। गाइस, स्पीच का मतलब होता है कि बच्चा अगर इजीली साउंड्स निकाल पा रहा है, वर्ड्स को रिपीट कर पा रहा है, फ्रेज को रिपीट कर पा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उस बच्चे का जो स्पीच है वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी ऐसा क्यों होता है गाइस कि अगर बच्चा क्लियरली रिपीट कर पा रहा है सब कुछ, तो भी उसके बाद उसका जो लैंग्वेज है वो फुली डेवलप क्यों नहीं हो पाता है। मतलब 5 इयर्स के अंदर अंदर भी वो लैंग्वेज पूरा डेवलप नहीं होता है, उसके बाद भी काफ़ी डिले हो जाता है। तो अगर ऑटिस्टिक बच्चों की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारे ऑटिस्टिक बच्चों का जो लैंग्वेज है वो लिमिटेड रहता है, यानी कि नीड बेस्ड रहता है। तो इसका रीज़न जो होता है गाइस ये होता है कि इन बच्चों में लैंग्वेज डिसऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं और इजीली उसको गेट नहीं कर पाते हैं, और दैट्स वाई उनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैं भी थी, कि मेरा बच्चा बिल्कुल राइम्स बिल्कुल क्लियरली बोलता है। अगर आप अर्नब को देखो तो वो भी कितने बड़े बड़े सॉन्ग बिल्कुल क्लियर साउंड में और सही प्रोनाउंसिएशन में वो जो सॉन्ग्स हैं वो गाता है। स्टिल अभी भी उसका लैंग्वेज जो है वो लिमिटेड है, फुली डेवलप नहीं हुआ है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि अर्नब को भी लैंग्वेज डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आता है। तो लैंग्वेज एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो रिसेप्टिव लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं। आई थिंक 5 इयर्स या 5 इयर्स के आसपास उनका जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि बच्चा हमारी जो वर्बल लैंग्वेज है उसको समझ पा रहा है। वो खुद से नहीं बोल पा रहा है, खुद से अंडरस्टैंड करके सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, बट हम जो बोल रहे हैं वो उसको समझ में आ रहा है, वो हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो इसका मतलब उसका जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। और मैं समझती हूँ कि अर्नब के केस में उसका जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है आई थिंक अभी काफ़ी बेटर हो चुका है, बिकॉज जो कुछ भी हम उसको बोलते हैं उसको सब समझ में आता है। तो ये चीज़ भी मैंने ऑब्जर्व की कि जितना ज़्यादा रिसेप्टिव लैंग्वेज का जो लेवल है बच्चे का, जितनी क्वालिटी उस रिसेप्टिव लैंग्वेज की होती है, उतना ही जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो भी इम्प्रूव होने लगती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब होता है जहाँ पे बच्चा खुद से सोच समझ के सेंटेंस फॉर्मेशन करता है और कम्युनिकेट करता है, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करता है बोल के। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जबकि अर्नब का रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छा हो चुका है, तो उसका जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो एक और फैक्टर इसमें आता है गाइस कि स्क्रिप्टिंग। ये भी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि मतलब जो सेंटेंस हम लोग बच्चे को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिखाते जाते हैं, तो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि बच्चा उस सेंटेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उस सेंटेंस को यूज़ करता है। बट आपको फील होगा कि वो सिचुएशन भी सेम होगी, सिचुएशन भी सही होगी और बच्चा बिल्कुल सही भी बोल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि वो कॉपी ही कर रहा है सेंटेंस को। या कई लोग बोलते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रोबोट की तरह बोल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? इसके पीछे ये रीज़न होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, उनका ब्रेन मैच्योर होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि सही सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही सेंटेंस यूज़ करते हैं, और वो सेंटेंस वही होता है सेम टू सेम जो आपने बच्चे को सिखाया होता है, जैसे कि अर्नब करता है। तो पब्लिकली कई बार ऐसा लगता है कि वो बच्चा नॉर्मल है, लेकिन उसका वॉइस टोन वही रहता है जिस टोन में हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है आगे जाके जो लैंग्वेज होती है बच्चे की, वो इस तरह से चलने लगती है। तो जैसे जैसे अभी क्या हो रहा है, अगर मैं अभी अर्नब को देखूं तो
उसको हर सिचुएशन में जो भी मैं कुछ सिखा रही हूँ, तो अब ऐसा नहीं होता है कि सिचुएशन कुछ और है और वहाँ पे वो किसी और सिचुएशन की बात कर रहा है। लाइक मैं अगर वाटर पार्क में बैठी हूँ तो वो वाटर पार्क के बारे में ही बात करेगा, जो सेंटेंस उसको सिखाए गए हैं वही वो सब बोलेगा कि हाँ अभी मैं स्लाइडिंग करूँगा, अभी मैं स्विमिंग करूँगा, बेबी स्विमिंग कर रहा है, ये सब कुछ उसी सिचुएशन के रिलेटेड वो बात करेगा। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, या आपने भी अपने ऑटिस्टिक बच्चों को देखा होगा कि सिचुएशन कुछ और हो रही होती है और वो कुछ और ही रिपीट करते रहते हैं, जो कि अजीब लगता है। तो वो भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, बीच में वो चीज़ भी होती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं और फिर प्रॉपर यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो खुद से सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बच्चे को हेल्प कर रहे हो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे को सेंटेंस बना के दे रहे हो, तो बच्चा इजीली उस चीज़ को यूज़ कर पा रहा है, इजीली एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि उसको हेल्प हो गया। जो उसको बोलना है, जो उसको ऑब्जर्व हो रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, वो ऑलरेडी उसके दिमाग में है, वो सेंटेंसेस उसके दिमाग में है, तो वो फ्रीक्वेंटली बोलेगा लाइक नॉर्मल किड्स की तरह। लेकिन क्या होता है, अगर आप ये सपोर्ट बच्चे को नहीं देते हो, आपको लग रहा है कि अभी बच्चा बड़ा हो गया है तो वो खुद से समझ के लैंग्वेज डेवलप करेगा, अगर आप ये चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि बच्चा सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएगा। उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छा है, उसको पता है आसपास क्या हो रहा है, वो समझ रहा है, लेकिन लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह से वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा और वो फ्रीक्वेंटली आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा या एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ की एक नीड जो मैंने महसूस की है कि आपको हर चीज़ में बच्चे को सिखाते जाना है। अब जबकि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, अभी हम लोग गांव जाएंगे, घर में फंक्शन है, तो मैं मतलब थोड़ा सा डरी भी हुई थी पहले, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है मुझ में। तो मतलब मैं अर्नब को कैसे समझाऊं कि घर में फंक्शन है, बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे उधर लाइन में बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि उसको मैं ये चीज़ का आइडिया कैसे दूं, और अगर मैं समझाती भी हूँ तो क्या वो समझ पाएगा। तो उसको पता है कि मुझे घर जाना है, लाइक मैंने उसको पहले से इन्फॉर्म करके रखा है, कैलेंडर पे मैं मार्किंग करती हूँ, तो वो वेट कर रहा है कि अभी जून मंथ है तो जुलाई मंथ में जाना है। तो रोज़ वो देखता है कि मतलब जुलाई मंथ कब आएगा। तो उसको पहले से उसका प्लान है, जो पहले मैंने उसको सिखाया था 2 साल पहले जब वो घर गया था, तो वो सब उसके माइंड में है कि हम लोग चीकू के पास जाएंगे, हम ताऊ की गाड़ी में बैठेंगे, वो सब कुछ वो बताता है कि हम लोग क्या क्या करेंगे उधर जाके, हम ये रिलेटिव के पास जाएंगे, हम ये रिलेटिव के पास जाएंगे, वो सब कुछ ब्रीफ करता है अभी भी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट आइडिया उसको मैं दूंगी। तो कल मैंने उसको ऐसे ही बैठा था, वो यही सब कुछ बोल रहा था कि हम गांव जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि देखो अम्मा के घर में फंक्शन है, बहुत सारे लोग आएंगे और पूजा करेंगे, उसको पता है पूजा क्या होती है। और जैसे तुमने भंडारा में खाना खाया था ना, इसलिए हम लोग उसको भंडारे में लेके गए थे कि उसको आइडिया हो कि बहुत सारे लोगों के बीच में लाइन में बैठ के खाना कैसे खाते हैं। तो जैसे भंडारे में लाइन में खाया था वैसे ही खाना खाना है। तो मैंने जस्ट बोल के छोड़ दिया, और मुझे लगा भी कि इसके दिमाग में पता नहीं घुसा कि नहीं घुसा। लेकिन आज जब उसने सुबह उठ के वो फिर से उसको वही दिमाग में आया कि हम मम्मी हम चीकू के पास जा रहे हैं, और फिर उसने वही सब रिपीट करना स्टार्ट कर दिया कि मम्मी अम्मा के घर में फंक्शन है, बहुत सारे लोग आएंगे, पूजा करेंगे। तो मतलब थोड़ा सा ग्रामेटिकली वो रॉन्ग था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ही उसने वो चीज़ें गेट कर ली, मतलब उसको आइडिया हो गया उस चीज़ का। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि उसको किस तरह से मैं उसको रेडी कर रही हूँ अब जो आगे आने वाला है। अब सोचो जब वो घर जाएगा और जब वो ये सब कुछ बोलेगा, तो एक तरह से लोगों को यही लगेगा कि उसमें अंडरस्टैंडिंग है और वो नॉर्मल है। तो यही चीज़ जब आप दूसरे ऑटिस्टिक बच्चों को बोलते हो कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, तो एक्चुअली उसके पीछे अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रीज़न होता है। जैसे अर्नब अभी फटाफट गेट कर रहा है कि अभी हम लोग यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है। हालांकि वो जो सेंटेंस मैं बोलती हूँ उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं करता है, वो एज इट इज़ उन सेंटेंसेस को यूज़ करता है। और जब मतलब उसका अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर का आपको पता मतलब चाहिए कि वो उसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर है,
तो वो कहाँ से पता चलता है? वो जो मैंने वीडियो बनाया था, जब मैं उसको कुछ उसके सामने नया सीन रखती हूँ बुक में या स्टोरी में, और मैं उसको बोलती हूँ कि बोलो तुमको क्या लग रहा है, डिस्क्राइब करो, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है। तो तब जब वो डिस्क्राइब करता है तब पता चल जाता है कि उसको सेंटेंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम आता है। बिकॉज तब जब वो सेंटेंस बनाता है तो आइडिया उसको पूरा होता है। जैसे कि मैंने बोला कि रिसेप्टिव लैंग्वेज इन बच्चों का अच्छा होता है, उसको कॉन्सेप्ट पता है कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन जब वो सेंटेंस बोलेगा ना तो उसमें ग्रामेटिकली जो है वो मिस्टेक्स होती हैं, उसमें वो सेंटेंस सही से नहीं बन पाता है। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हो, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि जो चीज़ आप सिखा रहे हो वो बिल्कुल ईजिली गेट कर पाएंगे। एक एज ऐसा आ जाएगा, जैसे अभी अर्नव का लेवल है, जो आप सेंटेंस सिखा रहे हो वो याद भी रहेगा, वो ईजिली बोल भी पाएंगे, समझ में भी आएगा कि मुझे वो सेंटेंस कहाँ बोलना है। लेकिन जब वो खुद से बोलने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो अर्नव को कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में है, इसलिए बाहर जब वो बोलता है तो वो वही चीज़ें बोलता है जो मैं उसको सिखाती हूँ। बट घर में मैं उसको प्रैक्टिस कराती हूँ बुक में कि हाँ अब यहाँ पे आप, मुझे पता चलना चाहिए कि तुमको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे मैं उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, ग्रामेटिकली ये चीज़ ऐसे होगी। तो एक तो ये तरीका है पता लगाने का। तो यहाँ से आपको एक क्लियर सा आइडिया मिल जाएगा गाइस कि आगे जब अर्नव की लैंग्वेज चलेगी तो वो कैसे चलेगी। पहले अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में उसको सिखाने की कोशिश करती थी तब भी वो सीखता था, लेकिन टाइम लग जाता था। मतलब बार बार मैं उसको बोलूँगी कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे ये करेंगे, या ये जगह है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उसको याद करने में या फिर उसको दिमाग में बिठाने में, समझने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता था। तो ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग तो आपको कभी ना कभी करनी ही होगी। ये ना सोच के कि अभी मेरे बच्चे का लेवल नहीं है तो ये चीज़ मैं नहीं कराऊंगी, नहीं। जैसे मैंने आपको कल का ही एग्जाम्पल दिया कि मुझे नहीं लगा था कि वो समझ पाएगा कि फंक्शन क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब धीरे धीरे वो जब उस चीज़ को रिपीट भी करेगा मेरे सामने कि हाँ हम क्या ये करेंगे, तो मैं उसको थोड़ा और आइडिया दूंगी कि एक्चुअल में और क्या होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचिए और हर वक्त अपने बच्चे को कुछ ना कुछ नॉलेज दीजिए। तो एक तो ईजिली एंगेज हो जाते हैं बच्चे, मतलब, और मुझे वो दिखता है, सेटिस्फैक्शन दिखती है अर्नव की आइज़ में कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ ईजिली। तो एक तो वो इन्जॉय करता है उस चीज़ को कि हाँ मैं जाने वाला हूँ, ये करूँगा तो ये बेनिफिट होता है इस चीज़ का। तो ये तो था डिफरेंस स्पीच और लैंग्वेज के बीच में। तो लैंग्वेज जो है, अगर बच्चे का लैंग्वेज डिसऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है ना गाइज, तो 5 इयर्स के अंदर अंदर ही वो अपनी पूरी लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर लेगा। लेकिन अगर लैंग्वेज प्रोसेस करने में उसको प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कि वो 5 इयर्स के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आती है, लेकिन आपके एफर्ट्स तब भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और यही आइडिया की बात कि कैसे आप आगे कंटिन्यू करोगे लैंग्वेज को, तो जो मैंने अर्नव का आपको आइडिया दिया है, बिलीव मी बहुत अच्छे से काम कर रही है ये चीज़ मेरे लिए। और अब मैं फ्रीक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ऐड करती जा रही हूँ और वो ईजिली प्रैक्टिस इतना हो चुका है कि ईजिली अभी वो उस चीज़ को गेट कर लेता है। अब बात करते हैं गाइस स्पीच डिले और ऑटिज़म के बारे में। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि फ्रीक्वेंटली रिसेंटली मैंने एक बच्चे को ऐसे देखा है जिसको स्पीच डिले का प्रॉब्लम था और बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसकी मदर से थोड़ा मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये आइडिया ज़रूर देना चाहिए कि रियल में स्पीच डिले कैसा होता है। तो जब मैंने उनसे बात की तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वो बच्चा अभी बिल्कुल नॉर्मल है, विदाउट स्पीच थेरेपी। कोई स्पीच थेरेपी उस बच्चे को नहीं दी गई, उसको स्पीच डिले का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और अपनी लोकल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में बातें करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक सेकेंड फ़ोन आ रहा है। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो मैं जहाँ पे मैं देखती हूँ कि उस बच्चे को स्पीच डिले का प्रॉब्लम था, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, तो दोनों के बीच में उसकी मदर से बात करके मुझे कुछ डिफरेंसेस समझ में आए हैं।
तो उस बच्चे को जब उसका स्पीच नहीं था गाइस, तो वो पूरा सब कुछ समझता था, मतलब उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज 2 साल की एज में ही काफ़ी परफेक्ट था। वो हर चीज़ को समझता था, उसमें कोई बिहेवियर की प्रॉब्लम नहीं थी। उसका आई कांटेक्ट, उसका जो नेम रिस्पॉन्स है, अपने नेम को भी वो समझता था, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर स्पीच को छोड़ दिया जाए तो उसका सारा बिहेवियर जो था वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह था। तो जबकि ऑटिस्टिक बच्चों में क्या होता है गाइज, उनका स्पीच तो डिले होता ही है, साथ में उनका जो नेम रिस्पॉन्स ना देना और जो आई कांटेक्ट जो होता है वो उनका प्रॉपर नहीं होता है, सोशलाइजेशन उनकी वीक होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑटिज़म के कुछ सिम्टम जो हैं वो आपको स्पीच डिले के साथ अगर दिखते हैं तो इट मीन्स ऑटिज़म। और अगर ऑटिज़म का कोई सिम्टम अगर स्पीच डिले के साथ नहीं दिखता है, कोई भी सिम्टम, और आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, देखता है, समझता है, मुझे फॉलो कर रहा है, मैं जो बोल रही हूँ उसको वो समझ रहा है, नेम रिस्पॉन्स अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो इसका मतलब सिंपली उसको स्पीच डिले का ही प्रॉब्लम है। बट साथ में अगर ऑटिज़म का 1-2 सिम्टम भी हैं तो इट मीन्स आप समझ जाइए कि वो अकेला स्पीच डिले का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ऑटिज़म भी है। तो आई थिंक एक क्लियर सा आइडिया आपको यहाँ से हो गया होगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे।